मसले का हल तो कभी ना कभी करना ही है, चाहे वो उसकी तरफ से हो चाहे इसकी तरफ से। और ये इस तरह से नहीं है, वो सोचते हैं कि हम इस तरह से लेके चले, हम सोचते हैं हमने ये कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खतीजा महरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ हैं महराना से। आज हम एक ऐसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं कि जिसके हवाले से हमें काफ़ी ज़्यादा आपने सजेस्ट भी किया कि यार आप इसके ऊपर क्यों नहीं रिएक्ट करते, तो काफ़ी लोगों ने हमें लिंक भी शेयर किया। तो वो चैनल का नाम है डिफेंस डिटेक्टिव, और वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वॉर्स हुई हैं तो उनके हवाले से बताते हैं। तो आज हम सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया की जब अलहदगी हुई 1947 के अंदर, और उसके बाद 1948 के अंदर एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई, उस जंग के हवाले से डिफेंस डिटेक्टिव चैनल है, एक इंडियन यूट्यूब चैनल है, और वो इसको बड़े अच्छे से एलेबोरेट करते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत तो आइए भूलिएगा। देखते हैं कि क्या हकायक हैं और क्या जंग थी और कि क्या वजह थी। पाकिस्तानियों के नज़दीक कुछ और वजह देखने को मिलती है, इंडियन के नज़दीक एक और वजह देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं कि क्या वजह है और क्यों ये जंगें हुई हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज का जो ये वीडियो मैं लेकर आया हूं ये है बेहद खास, क्योंकि ये है भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पहले जंग यानी कि 1947 की, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और ये जंग चली थी करीब 14 दिनों तक। और कश्मीर में जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए पूरी तरह पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने लालच नहीं किया होता तो आज जो कश्मीर में हालात हैं वो हालात ऐसे नहीं होते। ना ही पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर होता, ना ही इसके लिए दोनों देशों के बीच 4 बार युद्ध होता। और वैसे इसे पाकिस्तान की एक नादानी कह सकते हैं या इसे बेवकूफ़ी कह सकते हैं कि उसकी एक छोटी सी गलती, छोटी सी नादानी, एक छोटी सी भूल ने इतने बड़े विवाद को जन्म दे दिया। पाकिस्तान को आजादी मिली 14 अगस्त 1947 को, और 2 महीने बाद ही उसने कश्मीर पर हमला कर दिया। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। 5000 से ज्यादा कबायली अचानक कश्मीर में घुस आए। इनमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी थे जो इन्हीं की वेशभूषा में थे। बंदूकें, मशीन गन, मोटार से ये लैस थे। इनका इरादा श्रीनगर पर कब्जा करने का था, क्योंकि एक बार श्रीनगर पर कब्जा हो जाता तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान का हो जाता। इंडिया से नशा का कोई खतरा नहीं। हमने 4 जंगें लड़ी, सब हमने शुरू की। उन्होंने कोई जंग नहीं किया। अच्छा, हमने शुरू की, हमने किया। पहली जंग 1947 में जब पाकिस्तान बना, खान अब्दुल करीम खान था फ्रंटियर का, उसके कहने पर, उसके मशवरे पर, उसकी हिमा पर, उसकी वजह से ज्यादातर ये लश्कर भेजने शुरू कर दिए कश्मीर में। इन्होंने वहाँ लश्कर भेजने शुरू कर दिए, फौज भेजने शुरू कर दी, फौजी जो छुट्टी पर देने शुरू किया और ये हमला शुरू कर दिया। और जब श्रीनगर पहुँचे जी, तो जो कबायली गए थे ट्रकों में, वो तो लूटमार का सामान ट्रकों में लेकर वापस आने शुरू हो गए, और फौज थोड़ी सी वहाँ रह गई और इंडिया ने अपनी फौज भेजी, उसने एक्सीड कर दिया हिंदुस्तान को। चारों जो जंग हुई उसमें पहल हमने की, पहल हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुई। अच्छा, क्या हुआ? क्या पहली बात तो ये कि पहली जंग आपकी 47-48 में हुई। आपने ये फैसला किया कि कश्मीर के ऊपर हो सकता है कि हिंदुस्तान गड़बड़ कर दे। आना तो आपको था, मगर हो सकता है हिंदुस्तान गड़बड़ कर दे। तो आपने सिकंदर मिर्जा साहब थे जो बाद में जाके सदर भी बने पाकिस्तान के, और वो थे उस वक्त पेशावर में कमिश्नर, और उनसे ये कहा गया कि आप कबायली लश्कर इकट्ठा करें। हम ये नहीं चाहते कि हमारी फौज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करे, इंटरवेंशन करे कश्मीर में, क्योंकि ये एक आईनी तौर पे ये फैसला हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान को आएंगे। कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, हालांकि राजा वहाँ का हिंदू था। तो मगर यहाँ ये ख्याल था कि शायद यहाँ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए इन्होंने ये फैसला किया कि फौज नहीं जाएगी, मगर
लश्कर भेजेंगे, कबायली लश्कर, और प्रिटेंड ये करेंगे कि ये एक स्पॉन्टेनियस किस्म की अपराइजिंग है, इसके पीछे हमारा हाथ नहीं है। तो आपने एक ऑर्गेनाइज प्लान के तहत आपने एक कबायली लश्कर भेज दिए। 21 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और इन कबायलियों का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था खुर्शीद अनवर, जो कि एक पाकिस्तानी सेना का अफसर था। महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, उनको कबायलियों को भगाने की जिम्मेदारी दी। राजेंद्र सिंह बादामी बाग छावनी में करीब 300 सैनिक थे उस समय, और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने वहां से 150 सैनिकों की एक टुकड़ी ली और कबायलियों से लड़ने के लिए निकल पड़े। माहौरा में उनकी जो लड़ाई हुई है अपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की और लश्कर की, माहौरा और बोनिहार के दरमियान, ये बारामूला में इलाके पड़ते हैं। 23 को ये लड़ाई होती रही और 23 शाम को उनको हलाक कर दिया गया, और 24 को जो था खुर्शीद अनवर का लश्कर जो था, जितने भी हमारे स्टेट फोर्स के 150 आदमी वो भी हलाक हो गए, और ब्रिगेडियर जो थे अपने राजेंद्र सिंह वो भी वहाँ पे हलाक हो गए। और 24 सुबह को जो थे ये खुर्शीद अनवर जो थे वो वहाँ पे पहुँच गए, क्या नाम लेते हैं, बारामूला में, उन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि वहाँ पे मुकाबले के लिए था ही कोई नहीं, जो मुकाबले में थे वो सारे मारे जा चुके थे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह आखिरी दम तक कबायलियों से लड़ते रहे। उनकी इसी वीरता की वजह से उन्हें मरणोपरांत आजाद भारत का पहला महावीर चक्र देकर सम्मानित किया गया। खुर्शीद अनवर बारामूला तक पहुंच गया था। श्रीनगर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इस बीच एक ऐसा काम हुआ जिसने खुर्शीद अनवर को गुस्सा दिला दिया। दरअसल खुर्शीद अनवर जब कबायलियों का लश्कर लेकर चला तो उससे ये वादा किया गया था कि भाई अगर तुमने श्रीनगर पहुंच गए और वहां पर फतह कर लिया या उसके इलाकों को कब्जा कर लिया तो तुम्हें वहां का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसके बारे में आपको बताता हूँ। दरअसल पुंछ में सरदार इब्राहिम खान था, उसने पुंछ पर कब्जा कर लिया। वो वहाँ के लोगों को साथ मिला लिया, उसने बगावत कर दी और कब्जा कर लिया और खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इसके बाद जब ये बात खुर्शीद अनवर को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। तो खुर्शीद अनवर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इनको खुर्शीद अनवर जो थे वो NWFP से लश्कर लेकर चले थे कश्मीर, श्रीनगर को फतह करने के लिए। और उन्हें ये कहा गया था कि जब आप कश्मीर पहुंचोगे तो हम आपको वहाँ का जो था वहाँ का प्रेसिडेंट बना देंगे, लेकिन वो प्रेसिडेंट इब्राहिम खान बन गया। इसलिए उनकी और खुर्शीद अनवर की आपस में टसन शुरू हो गई और खुर्शीद अनवर ने अपने फौज को कहा कि आप इससे आगे अभी नहीं जाएंगे, आप इस वक्त आप फ्री हो, आप बारामूला में आप खाओ पियो लूटो और घरों को जो भी लूट सकते हो, जितना लूट सकते हो लूटो, जितना कत्लो गारत कर सकते हो कत्लो गारत करो, और जब तक कि हमें ये आर्डर नहीं मिलता कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ और मैं आगे जाऊँ। खुर्शीद अनवर ने अब पाकिस्तानी सरकार को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उसने मांग की कि उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाए, क्योंकि श्रीनगर उसकी जेब में है। अब यहाँ पर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार दोनों फंस गई, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया और अगर वो ऐसा करते, यानी कि खुर्शीद अनवर को प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा कर देते, तो सारा प्लान मटियामेट हो जाता। कश्मीर को लेकर हुई इस पहली जंग की प्लानिंग की थी मेजर जनरल अकबर खान ने। रिटायर होने के बाद इन्होंने इस पर एक किताब लिखी जिसका नाम है रेबल्स इन कश्मीर, स्टोरी ऑफ द कश्मीर वॉर 1947 to 1948। इसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। उनके मुताबिक वो खुर्शीद अनवर को आगे बढ़ने के लिए मनाते रहे, उसे कहा कि श्रीनगर पहुंचो तो फैसला करते हैं, लेकिन खुर्शीद अनवर आगे नहीं बढ़ा। वो अड़ा रहा कि जब तक उसे प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। सिख का सर, हिंदू का सर और मुसलमान का घर, जो मुसलमान के घरों में उनको ये था कि मुसलमान के घरों में रहो, वहाँ पे जो चाहते हो वो करो। हिंदू का जार, हिंदू जहाँ भी देखो उनका जार, उनके पैसे लूट लो, और सिख जहाँ भी आपको मिलो इसको खत्म कर दो। तो इस तरह इस नारे के तहत उन्होंने 3 दिन बारामूला में तहस नहस कर दिया। वहाँ की जो हिंदू और सिख पॉपुलेशन थी उसको खेल के फेंक दिया, और वहाँ की हिंदू और सिख को छोड़िए, उसके अलावा जो मुसलमान जो थे वहाँ के, उनको भी उन्होंने लूटा, उनको भी उन्होंने मारा। उनके पास भी जो पैसे थे, जो चीज़ें थी वो सब उन्होंने छीन ली और उनके घरों में वो घुस गए और नाजायज़ काम करते रहे उनके साथ, जिसकी जो है वो बहुत मेजर अकबर खान ने भी अपनी किताब में एतराफ़ किया है। इस किताब में मेजर जनरल अकबर खान ने बताया है कि किस तरह कश्मीर को लेकर लाहौर और पिंडी में षड्यंत्र रचा गया। अकबर खान लिखते हैं कि मुस्लिम लीग के तत्कालीन नेता मियां इफ्तिकारुद्दीन ने सितंबर के महीने में उनसे कहा कि पाकिस्तान
जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाए। मेजर जनरल अकबर खान आगे लिखते हैं कि ऐसा आदेश मिलने के बाद उन्होंने आर्म्ड रिवोल्ट इन कश्मीर नाम से एक योजना तैयार की, लेकिन इसमें एक समस्या थी। वो समस्या ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर सीधी कार्रवाई की जाएगी तो दुनिया भर में इसका संदेश ठीक नहीं जाएगा। इसलिए कश्मीरियों में अलगाव की भावना पैदा की जाए और उन्हें मदद देकर मजबूत किया जाए, और इसका भी ध्यान रखा जाए कि इन सबके बीच भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर को कोई सैन्य मदद न मिलने पाए। हम कहना सोचती थी तीनों जो हमने हर जंग हमने शुरू की, हिंदुस्तान ने पहले नहीं की थी। हकीकत है ना, जब 47 में पाकिस्तान बना उस वक्त भी हमने कश्मीर में लोग भेजे थे पहली, और जो वॉलंटियर थे, और हमारी सोच थी कि हम फतह कर लें कश्मीर को। वहाँ जम के तो कबायलियों ने लूटमार शुरू कर दी। जब रैली में पहुँचे ट्रकें भर के वापस आ गए, हम श्रीनगर कैप्चर नहीं कर सके। महाराजा ने जिस वक्त तक उसने इंडिया को एक्सीड नहीं किया था, उसके बाद उसने जम्मू में जाके काफ़ी अर्से के बाद एक्सीड कर दिया हिंदुस्तान। वो भी हमने अहमकाना तरीके से उसको शुरू किया। इसको अनऑफिशियल ये सारी चीज़ जो है वो अरेंज की। उसके बाद ये कबायली जो है वो ट्रकों में लाद के जो है वो अब्दाबाद, और अब्दाबाद से मुजफ्फराबाद, और वहाँ से जो है वो रेड कराई। अब जब कश्मीर में रेड हुई तो आप कहते हैं जी शामिल हुई, तो उसकी वजह तो ये कबायली थे ना कि उन्होंने इन वाक़यात को ट्रिगर किया कि जब उन्होंने रेड की, श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू किया, लूटमार शुरू कर दी, खून खराबा शुरू हो गया, तो उसके बाद जाहिर है महाराजा को खत लिखना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जी आप फौज भेजें, क्योंकि हम पे हमला हो गया है तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए। तो जिसके जवाब में इंडिया ने कहा कि ठीक है आप जो है वो हलाक करें, वरना लीगली हम नहीं भेज सकते फौज, हम तो आप दो अलग रियासत हैं अपने आप को कहते हैं, तो हम फौज कैसे भेजें? आप तो रिक्वेस्ट करेंगे ठीक है हम एक्सेशन। तो फिर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन किया। तो 27 अक्टूबर को फौज जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरी, जिसने जाके फिर इन कबायलियों को जो है वो पीछे धकेला, जिसके नतीजे में जाके कश्मीर तकसीम हो गई। कश्मीर जो है वो पूरी तरह से भारत का आधिकारिक हिस्सा बन चुका था, लेकिन अब पाकिस्तान को यह मंजूर कैसे होता? पाकिस्तान ने इस विलय को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल डगलस ग्रेसी, जो कि अंग्रेज थे, उन्हें कश्मीर पर हमला करने के लिए बोला, लेकिन जनरल ग्रेसी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दरअसल उस समय तक भारतीय और पाकिस्तानी फौज दोनों ही ज्वाइंट कमांड में थी। फील्ड मार्शल ऑचिनलेक को जब इसकी जानकारी पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल डगलस ग्रेसी ने दी, तो फील्ड मार्शल ऑचिनलेक ने कहा कि दोनों ही तरफ ब्रिटिश अधिकारी और जवान हैं और वो ब्रिटेन की महारानी के कमांड में आते हैं, इसलिए आपस में नहीं लड़ सकते। इसी वजह से पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजा, उन्हें हथियार दिए और उनके साथ अपने उन जवानों और अधिकारियों को लगाया जो छुट्टी पर थे। वो सारे के सारे ऑफिशियल लोग थे जो पाकिस्तान के सरकारी ओहदों पर फाइज थे। उसके लिए जो वहाँ पैसे जो है वो आए वो पाकिस्तान की ट्रेजरी से आए। बाकायदा जो है वो वज़ीर खजाना जो है उसने वो पैसे सैंक्शन किए और उसको उसने खुर्शीद अनवर के हवाले किए। ये सारी चीज़ें अब सरदार शौकत याद की किताब में वाज़ेह तौर पर लिखी हुई हैं। करीब 10,000 कबायलियों को, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी थे, उन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहले कॉलम में 5,000 कबायली रखे गए, उन्हें श्रीनगर की तरफ उरी, बारामूला और पाटन होते हुए बढ़ने को कहा गया। दूसरे कॉलम में 3,000 कबायलियों को रखा गया, उन्हें सोपोर की तरफ से बढ़ने का आदेश दिया गया। तीसरे कॉलम में 2,000 कबायली रखे गए और उन्हें गुलमर्ग और बडगाम होते हुए श्रीनगर एयरफील्ड की तरफ कूच करने का आदेश दिया गया। इन सभी को मशीन गन्स और मोर्टार का सपोर्ट दिया गया। जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्स का कत्लेआम करते, इलाकों को लूटते हुए कबायली आगे बढ़ते रहे। 10 दिनों के भीतर ये श्रीनगर के बेहद करीब पहुंच चुके थे। अच्छा, पाकिस्तान ने यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार करने की योजना बनाई। जो पहला उनका टारगेट था वो ये था कि अगर कबायलियों ने श्रीनगर पर कब्जा कर लिया तो भाई क्या होगा, महाराजा हरि सिंह के पास श्रीनगर को छोड़कर भागने का और कोई चारा नहीं रहेगा। और दूसरा जो टारगेट ये था कि अगर मान लीजिए अगर भारतीय सेना वहां पहुंच जाती है तो कबायलियों से उनका कड़ा मुकाबला होगा। और कबायली चूंकि पूरी तरह श्रीनगर पर कब्जा कर चुके होंगे तो वहां से कबायलियों को हटाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूल थी, उनकी बहुत बड़ी कमजोर प्लानिंग थी। जब आपने कबायली लश्कर भेजे तो
कोशिश ये थी कि वहाँ एक अनार्की क्रिएट की जाए, डिस्टेबलाइजेशन की क्रिएट की जाए, और जो राजा है वो वहाँ से भाग जाए, उसे खतरा महसूस हो वो वहाँ से भाग जाए, ना हिंदुस्तान की मदाखलत हो ना आपकी हो, वहाँ एक सीजर ऑफ स्टेट पार हो जाए और उसके बाद उसकी एक्सेशन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ हो जाए। तो ये जो ट्राइबल लश्कर आपने वहाँ भेजे, इससे फिर ये हुआ कि हिंदुस्तान ने जो राजा था वहाँ का उसकी मदद के लिए अपनी फौज भेजनी पड़ी। ये जाहिर बात है डिस्टेबलाइज कर रहे थे तो मिल रही थी, सक्सेस भी मिल रही, और उससे फिर आपने बाद में अपनी भी फिर फौज भेजनी पड़ी, फिर इसीलिए फिर कश्मीर डिवाइड हो गया। जो हिस्सा आपने ले लिया वो आपके वाले बन गया, जो आजाद कश्मीर बना, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, यूएन ने छलांग मार दी। ये अक्टूबर 47 की बात हो रही है, लड़ाई चल रही थी एक साल बाद तक, जनवरी 49 में सीज वॉर हुआ एंड पाकिस्तानी आर्मी फॉर्मली ज्वाइंड द वॉर इन मे। बैटल ऑफ टीटवाल जो कश्मीर में हुई, टीटवाल और कुपवारा के पास लड़ाई हुई थी, वो मई जून में हुई थी। वहां पे काफी इंडियन पाकिस्तानी लोग फौजी मरे। हिस्टोरिकली जो कबाली आए थे कश्मीर, वो they were destroying, raping even in Muzaffarabad. Then they came to Baramulla. Baramulla where they started raping, plundering and all. At that point, Maharaja had to go to Mountbatten and say that, can Indian army come and help us? No, they cannot come till you don't sign an instrument of accession. So he signed it. राजा जो था उसने एक्सेशन ट्रीटी जो थी कि जी उसने कहा मैं पाकिस्तान को नहीं, मैं एक्सीड करता हूँ हिंदुस्तान को। तो आपने ये जो पहल की उसकी वजह से ये सारा एक नया इशू बन गया। अगर आप पहल ना करते तो पता नहीं हिंदुस्तान बात आपकी मानता या ना मानता, या रुख जो सियासी हालात थे वो क्या रुख इख्तियार करते, मगर क्योंकि आपने पहल कर दी थी, आपके ख्याल से ले लेते हैं या देखा जाएगा, तो इसलिए सारा कुछ हुआ। तो पहल आपने की, सबसे पहले आपने की, कबायली लश्कर आपने भेजे एक साजिश के तहत, और आपका कुछ प्लान्स थे वो पूरे ना हो सके, और फिर हिंदुस्तान ने रिएक्ट किया। जब रिएक्ट किया तो फिर आपने भी अपनी फौज को भेजना पड़ा, उनको भी भेजना पड़ा, और फिर ये डिवाइड हो गया कश्मीर। ये आपने पहली जंग। महाराजा हरि सिंह के कागजों पर दस्तखत करते ही भारतीय सेना फौरन श्रीनगर के लिए रवाना हो गई। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय एयरफोर्स ने जबरदस्त काम किया। जिस तरह से उन्होंने पूरी सेना को श्रीनगर में ड्रॉप किया है वो बहुत जबरदस्त काम था। और ये फौज कबायलियों को भगाने के लिए भेजी जो गई थी उसे कमान कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय। लेफ्टिनेंट कर्नल राय ने सबसे पहले श्रीनगर हवाई अड्डे को सुरक्षित किया और फिर टुकड़ी के साथ बारामूला की तरफ कूच कर गए। बारामूला में भयानक लड़ाई हुई। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल राय वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन तब तक भारतीय फौज कबायलियों को भारी नुकसान पहुंचा चुकी थी। सबसे अहम लड़ाई 3 नवंबर को हुई जो लड़ी गई बडगाम में। श्रीनगर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बडगाम की लड़ाई को याद किया जाता है मेजर सोमनाथ शर्मा के अद्भुत शौर्य के लिए। दुश्मन की संख्या करीब 500 थी। मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी पर 3 तरफा हमला हुआ। भारतीय फौज ने जवाबी फायरिंग शुरू की, लेकिन दुश्मन की संख्या ज्यादा थी। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। संख्या लगातार कम होती जा रही थी। मेजर सोमनाथ शर्मा के बाएं हाथ में चोट लगी थी, उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो खुद मैगजीन में गोलियां भर भर कर सैनिकों को दे रहे थे। तभी दुश्मन के मोटार के गोले ने उनकी जान ले ली। मेजर सोमनाथ शर्मा के अद्भुत शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा पहले सैनिक थे। इसके बाद 7 नवंबर को श्रीनगर से करीब 6 किलोमीटर दूर वो मशहूर लड़ाई हुई जिसे बैटल ऑफ शाल्टेन कहा जाता है। यहाँ पर भारतीय फौज से 5 गुना थी दुश्मन की तादाद, लेकिन भारतीय फौज ने दुश्मनों को ऐसा भगाया और ऐसा वार किया कि कबायली भारतीय सेना के सामने टिक न सके। If you read books and even आपकी अकबर खान ब्रिगेडियर की बुक है रेडर्स इन कश्मीर, the real thing is that battle of शाल्टेन जो famous battle हुई थी कश्मीर में on 7 November, they were butchered. These Kabalis were 10,000. Indian army was only 2,000. But they were at a certain plan. They were butchered and they had to run away. They were running away. Indian army was chasing them till Uri. At Uri they got the orders not to cross over. सर्दी शुरू हो गई थी दिसंबर में. Indian army was not losing. अब तक कबायलियों को भारतीय सेना ने घाटी से करीब करीब खदेड़ दिया था, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी सेना लड़ने पहुंच गई थी, इसलिए लड़ाई का लंबा खींचना तय था। उरी, टिटवाल और कश्मीर के दूसरे सेक्टर्स में भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग शुरू हो गई। भारतीय फौज ने दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में अपने टैंक पहुंचा दिए।
पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें इस ऊंचाई पर टैंक के गोलों को झेलना होगा। 9 नवंबर को बारामूला पूरी तरह से आक्रमणकारियों से मुक्त हो गया। 13 नवंबर को उरी से भी दुश्मनों को भगा दिया गया। लड़ाई चलती रही। इसी बीच भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसे संयुक्त राष्ट्र लेकर चले गए। संयुक्त राष्ट्र पहुंचने की ये बात है 30 दिसंबर 1947 को, और इस लड़ाई पर बातचीत शुरू हो गई। संयुक्त राष्ट्र में विचार विमर्श होने लगा और इधर सर्दियां आ गई तो बर्फ पड़ने लगी, और बर्फ पड़ने की वजह से सेनाओं का जो है आगे बढ़ना वो रुक गया। हालांकि छिटपुट गोलाबारी होती रही, सेना अपनी कार्रवाई में जुटी रही, और गर्मियां जब आई तो जंग एक बार फिर तेज हो गई। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित किया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। दोनों देशों की सेनाएं जहां थी वहीं रुक गई। जिसके कब्जे में जो इलाके थे उनका उस पर नियंत्रण हो गया और इसे सीज फायर लाइन माना गया, जो बाद में LOC में बदल गया, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। जो इलाके पाकिस्तान के कब्जे में रह गए उन्हें ही POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। कश्मीर पर हुई यह पहली लड़ाई करीब 14 महीने तक चली। जंग में करीब 1500 भारतीयों की जान गई, 3500 भारतीय घायल हुए। पाकिस्तान के करीब 6000 लोग मारे गए, 14000 घायल हुए। चलिए, जंग खत्म हो गई। कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हमने खाली करा लिया और वो हिस्सा आज भी हमारे अधिकार में है। लेकिन क्या नेहरू जी का संयुक्त राष्ट्र जाना सही था? इस पर हमारे देश में कई अलग अलग मत हैं। इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने बहुत सारी रिसर्च की, जितनी पढ़ाई की, जितनी चीज़ों को जाना समझा, उन्हें देखते हुए मेरी ये राय कहती है कि नेहरू जी माउंटबेटन के दबाव में आकर यूएन चले गए, और ये अंग्रेजों की एक बड़ी चाल थी। बाद में पंडित नेहरू को अपनी इस भूल का एहसास भी हुआ था। इसका जिक्र लेखक राजीव डोगरा ने अपनी किताब इंडियाज वर्ल्ड हाउ प्राइम मिनिस्टर्स शेप्ड फॉरेन पॉलिसी नाम की किताब में किया है। राजीव डोगरा पूर्व डिप्लोमेट हैं, इटली और रोमानिया में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, पाकिस्तान में कराची में कॉन्सुल जनरल भी रह चुके हैं। इन्होंने इस किताब में लिखा है कि पंडित नेहरू यूएन में तो चले गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। इसमें उन्होंने 28 मार्च 1951 को संसद में दिए पंडित नेहरू के भाषण का जिक्र किया है, जिसमें पंडित जी ने कहा था कि हमने संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर के विलय की वैधता को निर्धारित करने के लिए नहीं पूछा था, और न ही संप्रभुता तय करने के लिए। हम मध्यस्थता नहीं चाहते थे, लेकिन हम पाकिस्तान द्वारा जो आक्रामकता की गई थी उसकी शिकायत करने गए थे, जिसके बारे में हमें लगता था कि विश्व शांति के लिए ये खतरा था। यूएन ने हमारे उस पहल का फायदा उठाया जिसमें हमने उनसे इस मामले का जिक्र किया और अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब तक न तो संयुक्त राष्ट्र आयोग और न ही सुरक्षा परिषद ने ऐसी कोई सलाह दी है कि विलय को लेकर कोई सवाल है। यानी अगर पंडित नेहरू संयुक्त राष्ट्र नहीं जाते, युद्ध विराम नहीं होता, तो शायद आज कश्मीर की जो हालत है वो ऐसी नहीं होती। कश्मीर का जो विवाद है वो नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से भारतीय फौज आगे बढ़ रही थी और जिस तरह से कबायलियों सहित पाकिस्तानी सेना को भी पीछे धकेल रही थी, उससे साफ था कि युद्ध और ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था और पूरा का पूरा कश्मीर हमारे कब्जे में आ चुका होता। पाकिस्तान पूरी तरह से जंग हार गया होता। जंग करके हम क्या कश्मीर नहीं ले सकते? जी, जंग के ज़माने में देख लीजिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में कई जंगें लड़ी हैं, और तल्ख हकीकत यह है कि वो तमाम जंगें हमने हारी हैं। Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 to the latest war in 1999. The Pakistani army remains obsessed with India. It has been obsessed with India since partition. It has lost every war with India, and losing every war, it has come back even more obsessed with India. It sees no way of ever defeating India conventionally, having tried and failed. यानी पहली ही जंग में पाकिस्तान की करारी शिकस्त हुई। हालांकि पाकिस्तानी फौज ने अपनी आवाम को एक भ्रमजाल में फंसा रखा है और उन्हें ये सच्चाई नहीं बताई जाती, उन्हें किताबों में कुछ और पढ़ाया जाता है, और लोगों को लगता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत हुई थी, और इसके लिए उत्तर के देते हैं कि भाई आधा कश्मीर तो हमने छीन लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जो लोग ये कहते हैं ना कि आधा कश्मीर छीन लिया, तुम लोगों से हट गया, इसका भी जवाब मैं दूंगा, और वो भी पूरे सबूतों के साथ दूंगा। और जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ना कश्मीर पर कि कश्मीर तो हमने छीन लिया, आधा हमारा हो गया, तो इसका भी पर्दाफाश करूंगा मैं।
लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों जल्दी ही इस नए वीडियो के साथ जो कश्मीर के आधा छीनने वाली बात है उसको सबूतों के साथ लेकर आऊंगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बात तो ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह ये कहा जाता है कि एक तासुर बना दिया गया कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ये कर दिया वो कर दिया, और यकीनन हम अभी एक अदना से तालिबे इल्म हैं और हम चीज़ों को शायद किसी और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हर इंसान को पेट्रियोटिज़म होता है, हर इंसान पेट्रियोट होता है। अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करे, चाहे एक गरीब से गरीब मुल्क के ख़िलाफ़ भी कोई या गरीब से गरीब बंदे के ख़िलाफ़ भी कोई बात करे, उसके घर के ख़िलाफ़ कोई बात करे, तो उसे तैश आता है, उससे गुस्सा आता है और वो फिर चाहता है कि ऐसे वो फिर कुछ काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है। हम उस तरह से चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे सीनियर जर्नलिस्ट में नजब सेठी हैं, फिर असगर खान एयर चीफ मार्शल है पाकिस्तान के, फिर अभी सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में जिरगा में ये बात हुई, और नो डाउट इसके अलावा अकबर खान की किताब हो जाए, और साथ ही साथ अगर इंडियन एनालिसिस की भी बात देखी जाए उसमें रियलिटी कुछ और दिखाई तो उसमें रियलिटी कुछ और देखने को मिलती है। और भी चीज़ देखने को मिलती है, और वो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगें चलती रही हैं, और अभी हम पहली जंग के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, और यकीनन हम उसको अपनी फ़तह करार देते हैं कि जी हमने कश्मीर का एक हिस्सा कर ले लिया अपनी तरफ से। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं, हिस्ट्री हमें कुछ और भी बताती है कि अभी पाकिस्तान और इंडिया के साथ कश्मीर का इल्हाक नहीं हुआ था, कश्मीर किसी के साथ भी अभी नहीं गया था। और कश्मीर के अंदर जब मुसलमानों की तादाद ज़्यादा तो आलानी तौर पे कहा भी ये गया था जी कि जितने कश्मीर हाँ जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम था वो इलाके पाकिस्तान, लेकिन उनकी जानब से कहते हैं, सुनने में हमने उस तरह से चीज़ों को नहीं देखा, बट कहते हैं कि नहीं, लेकिन जो एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से हमें पता चली हुई है कि उनकी जानिब से लियाकत अली खान साहब को, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उन्हें कहा गया था कि उनसे मुलाकात कर, लेकिन इनकी जानिब से कोई बंदा जाता ही नहीं था। और आई रियली डोंट नो, ये एक चलो कॉन्टेक्स्ट से हट के बात है ये, लेकिन हम ये कहेंगे कि जैसे हमारे सामने इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बातें की गई, तो अगर आप हारे हो या आप जीते हो, आपको अपने आने वाली नस्लों को सच ही बताना होता है। और उसमें भी मैं एक चीज़ बताऊं कि जिस तरह हमारे यहाँ कबायली इलाकों ने जाके, कबायली इलाके के लोगों ने जिस तरह ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि वहाँ पे औरतों के साथ रेप और स्थिति से जो काम है वो शुरू करती है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन आज भी कश्मीर के अंदर वही हो रहा है जो इंडियन अफवाज की तरह। सो हम पाकिस्तान की जो माजी था या हिंदुस्तान का जो माजी था वो क्या सोचते थे, अब हम एज एन मुस्लिम एज एन पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, हमारा मोटिव ये है कि इंडिया को और पाकिस्तान को कश्मीर के मामले के ऊपर बैठना चाहिए और कश्मीर को एक अलग सी चीज़ रखनी चाहिए। क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसके बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के साथ रिलेट करती हैं, वहाँ का मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान से रिलेट करती है वहाँ, तो ये नहीं कि उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दें। और ये भी नहीं है कि जिस तरह बाप के साथ नेपाल है, तो नेपाल के अंदर आपके बहुत सी चीज़ें हैं जो हिंदू मज़हब से रिलेटेड है, तो नेपाल एक अपनी अलहदा से स्टेट है और हिंदू मज़हब के जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे जाते हैं। सो इसी तरह कश्मीर को भी कुछ इस तरह का हब बना देना चाहिए, कोई इकोनॉमिक हब, कोई ऐसी स्टेट जिसके ऊपर उसकी एक अपनी सॉवरेंटी हो, अपनी चीज़ों ना उसके, हाँ हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक तरफ से पाकिस्तान उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो और दूसरी तरफ से इंडिया उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो, ताकि कोई तीसरा बंदा उसमें आके इन्वॉल्व ना हो, चाइना ना आ जाए कोई। लेकिन कम से कम कश्मीर को जो बेस बना के हमने कितनी जंगें लड़ ली, और अगर पहल उसमें किया तो हम भी गलत हैं और हम उसको भी कहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एज एन पाकिस्तानी नहीं बात कर रहे, हम एज एन न्यूट्रल बात कर रहे हैं कि यार इस मसले का हल क्या देखते हैं। और अगर इंसानियत के तौर पे भी देखा जाए तो इतने लोग मारे गए, इंडिया के भी पाकिस्तान के भी, तो क्या मिला किसी को? और अब देखो, अब इंडिया ने एक बात का इसका जवाब देंगे कि पाकिस्तान की तरफ से पहल होती है, तो इस बुनियाद पर फिर हम इंडियंस जो है ना वो आ जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगी, इंडियन को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि इंडियन फ़ौज ही नहीं, जब वहाँ पे
मुकामी तौर पे जो एक मेजॉरिटी है मुसलमानों की, लेकिन ओवरऑल मुल्क में मेजॉरिटी तो हिंदुइज्म की है ना। तो जब वहाँ पे भी क्लैशेज आते हैं तो फिर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जाता है तो हम एज ए मुस्लिम उसको नहीं देखते, फिर हम आ जाते हैं कि उसको कवर कर, और जब हम उसको लेने आते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप भी आ जाते हैं और फिर जड़ने होती हैं और फिर हो जाता है। मैम वो बात बिल्कुल ठीक है कि हमें उसे एक अलग स्टेट नहीं, एक अलग सी चीज़ बना देनी चाहिए जिसपे ना तो दोनों तरफ से कोई लड़ाई ही ना रहे। क्योंकि अब देखें, मैं सिंपल एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो पंजाब है हमारा, इसके बहुत सी जो एग्रीकल्चर है ये सारा वाटर के ऊपर है। अब पाकिस्तान को कश्मीर की शरह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से दरिया कश्मीर से आते हैं। अब इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सी जगहों से जो है वो पानी कश्मीर का ही चलता है। तो अब अगर हिंदुस्तान उस सारे के ऊपर कब्जा तो फिर तो पाकिस्तान तो चला जाएगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद वो दो भाई हैं कि जिनके नज़रियात मुख्तलिफ हो जाएं, जिनके आइडियालॉजी मुख्तलिफ हो जाए, तो वो कहते हैं कि चलो यार आप खुद समझें कि जब पाकिस्तान में भी होता है, आपके यहाँ भी होता होगा कि एक ही माँ के दो बेटे, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी में होता है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में होता है, लेकिन एट दी एंड वो खुद में तो घर वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, फलां पॉलिटिकल पार्टी करता है फलां, लेकिन कम से कम जो वो अपने घर में आते हैं तो वो उसको उस तरह से नहीं लेके चलते और उन घर में वो एक दूसरे की शादियों में भी जा रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ के साथ मोदी जी के तल्लुकात अच्छे हैं या और हैं तो वो हमें उनको वो वहाँ तक, या हम ये जो एक दूसरे के पाकिस्तान ये है या दूसरे में, कम से कम अपने घर में हम किसी की रोटी पानी तो ना बंद करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर और दूसरी तीसरी चीज़ों की वजह से आज कश्मीर के ऊपर आप डैम बनाए जा रहे हैं सारा। नो डाउट अगर आपने उसके ऊपर कब्ज़ा किया और वो आपकी जगह है, और जिस तरह पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और वो कश्मीर का जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है, लेकिन फिर भी एक 70-80 साल हो गए यार, इंसान चांद पे पहुंच गया है, इंसान ने उड़ना सीख लिया है, इंसान ने पता नहीं क्या क्या बना दिया है, लेकिन क्या इंसान का इसी दिमाग ने बनाया, और ये दिमाग ही वो एक ऐसा जो मसला है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। इंडिया में भी वही दिमाग है, पाकिस्तान में भी वही दिमाग है। कोई ना पाकिस्तान ना इंडिया को ठीक करना चाहता ही नहीं है, कोई बात करना चाहता ही नहीं है। जैसे हम मैप पे देखते हैं तो कैसे दरिया कभी पाकिस्तान में, कभी इंडिया में। मैं आपको एक चीज़ बताऊं और मैं आप सबको बताता हूं यार, अगर किसी गली मोहल्ले में कोई गटर का पानी बाहर आ रहा हो ना, तो वो अगर ठीक हो जाएगा तो फिर उस इलाके के लोगों के पास कोई वजह नहीं होगी कि यार मैं इसको ठीक करा दूंगा, आप मुझे पावर में लेके आए। दूसरा बंदा मैं आपको देखा, हमने मादी में काम करवाया, मैंने ये सही करा, जब तक वो मसला रहेगा उनकी सियासत, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो चलती रहेगी, वो चमकती रहेगी। यही पाकिस्तान का, पाकिस्तान में भी कश्मीर कार्ड को कि हम कश्मीर के लिए ये कर देंगे, क्या कर देंगे, और आवाम हम सोचते हैं कि ठीक है हम उन्हें लेते हैं। यही वहाँ आपके यहाँ भी है कि हम ये मसले को कर देंगे, हम पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे कर दें, आप समझते हैं वो। तो जब तक ये मसले, ये कॉन्स्पिरेसी रहेंगी तो तब तक ही इनकी सियासत। जब अगर आप देखें मुल्कों में अमन हो जाएगा ना, आपकी वेपन इंडस्ट्री जो हम बाहर से इतना असला खरीदते हैं वो नहीं खरीदना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, हम एज ए न्यूट्रल बात कर रहे हैं, हम एज ए पाकिस्तानी नहीं बात कर रहे। कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को बाइसनेस होते हैं और ये एक नेचुरल चीज़ है, आप भी कहीं ना कहीं इंडिया, लेकिन क्या हम थोड़ा सा इन चीज़ों से निकल के न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आने की कोशिश करें, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस मसले को संजीदगी से देखते हैं और इसका हल सोच चाहते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। आपके नज़दीक पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान क्या मसला है? फ़नी मजाक के तौर पे आप इसे ले लें, संजीदा ले लें, जैसे आपको लगता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? और एक इंसान होने के नाते अल्लाह ने आपको भी दिमाग दिया है, आप भी एक अशरफुल मखलूक़ात है, आप सबसे बढ़कर हैं, आपके पास सबसे, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं, इंसान ने सब कुछ बनाया। आपके नज़दीक भी तो घर में छोटा सा मसला, आप उसको लिए कोई ना कोई लाहे अमल देते हैं कि यार इसको इस तरह सॉल्व कर लो। तो आप इस मसले के मतलब क्या एक सजेस्ट करते हैं, क्या सोल्यूशन देते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा। और हम आने वाले वक्त में जितनी भी वॉर्स हुई हैं उनके ऊपर भी देखते हैं कि क्या वाकई जो हमारे करीब एक एनालिसिस था, या हम एक रिएक्ट करते थे कि अच्छा यार पाकिस्तान ने ये कर दिया, लेकिन डिफेंस डिटेक्टिव की इस वीडियो ने हमें उन काफ़ी चीज़ों से पर्दा उठाने में मदद दी है, और हम आने वाले वक्त में और भी वीडियोज़ पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। आपने हमारी इस वीडियोज़ को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, हमें फॉलो करना है, सजेशंस देने हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।